अनुराधा की दो बहुएं थी, बड़ी बहू पायल, छोटी बहू शुभी। अनुराधा अपनी छोटी बहू को बहुत पसंद करती थी और उसकी कही हुई सारी बातें मान लेती थी। एक दिन वो अपनी सास के कमरे में आती है। माँ जी, आप पूरे दिन अपने कमरे में पड़ी रहती हैं, इसलिए बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। क्या हुआ बहू? तू ऐसे घुमा फिरा के क्या बातें कर रही है? जो बोलना है साफ साफ बोल, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ जी, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि जेठानी जी की आज फिर से पेंशन आई है। उनका ना तो पति है ना कोई बच्चे, तो उन्हें इतने पैसों की जरूरत है क्या? अब उसे पैसे की जरूरत हो या ना हो, लेकिन उसके पास आ तो रहे हैं ना। उसकी पेंशन है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन पता नहीं आप राजी होंगी या नहीं। मैं कुछ समझी नहीं, तेरे कहने का मतलब क्या है? हम क्या कर सकते हैं? माँ जी, अगर हम जेठानी जी को पटाकर उनके पेंशन के सारे पैसे ले ले तो कितना मजा आएगा। हमारे कितने रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। बात तो तू सही कह रही है, लेकिन बड़ी बहू हमें पैसे क्यों देगी? और सास होकर मेरा उससे मांगना अच्छा भी नहीं लगता। माँ जी, मेरी जेठानी जी बहुत भोली है। वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती और अपने परिवार को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ गई तू कहना क्या चाहती है। अब तू देख, मैं बड़ी बहू के सामने अपनी तकलीफों का रोना कैसे रोती हूँ, ताकि वो पिघल जाए और हर महीने की पेंशन खुद लाके मेरे हाथों में रख दे। ये हुई ना बात माँ जी, तो फिर चलिए अपना ड्रामा शुरू करते हैं। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। पायल से उसकी पेंशन लेने के लिए शुभी और अनुराधा पायल को रसोई में काम करते हुए देखकर हॉल में बैठ जाती हैं और उसे सुनाते हुए आपस में बातें करती हैं। माँ जी, मान जाइए ना मेरी बात, आप ले लीजिए मेरे से पैसे। मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ और अपने रुके हुए काम कर लीजिए। नहीं बहू, तुझे भी बहुत काम होता है, तू अपने पैसे अपने पास ही रख ले। मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगी, तू परेशान मत हो। नहीं माँ जी, आप परेशान रहेंगी तो भला मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। आप ले लीजिए मुझसे पैसे, जब राजीव जी भेजेंगे तो मैं उसमें से ले लूंगी। नहीं बहू, एक वही तो है जो घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाता है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। माँ जी, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। अगर आप मुझसे पैसे नहीं लेंगी तो मैं अभी राजीव जी को फोन करके बोल दूंगी कि माँ जी को पैसे की जरूरत है, लेकिन वो ना ही आपसे बोल रही हैं और ना ही मुझसे कोई मदद ले रही हैं। नहीं बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर तेरी नजरों में मेरी जरा भी इज्जत है तो तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। पायल रसोई में खड़ी अपनी सास और देवरानी की बातें सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है और उनसे बोलती है। क्या बात है माँ जी, आप लोग किस बात के लिए इतना परेशान हो रही हो? अगर मेरे लायक कुछ हो तो आप मुझे बता सकती हो। कुछ नहीं बहू, तू परेशान मत हो, जा जाकर अपना काम कर। अरे माँ जी बताइए ना, मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। नहीं बहू, कुछ नहीं है, तू खामखा परेशान हो रही है। नहीं जेठानी जी, माँ जी झूठ बोल रही हैं। माँ जी सच में परेशान है, ये नहीं बताएंगे लेकिन मैं आपको बताऊंगी। हाँ देवरानी जी, तुम ही बता दो कि क्या बात है। जेठानी जी, माँ जी पैसों को लेकर परेशान है। इस बार राजीव जी ने अभी तक पैसे नहीं भिजवाए हैं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। वही मैंने माँ जी को बोला कि मेरे पास जो बचा कुचा रखा है उससे आप ले लो, मैं बाद में फिर से जमा कर लूंगी। लेकिन ये है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही है। पायल शुभी की बातें सुनकर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती। तभी दोनों सास बहू आपस में बातें करती हैं। क्या हुआ? हमने जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। बिना बात के ही हमने इतनी मेहनत करी, बड़ी बहू अपने पैसे देना ही नहीं चाहती है। माँ जी, जितना मैं जेठानी जी को जानती हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगी। छोटी बहू, पैसे का मोह माया बहुत बड़ा होता है, ऐसे ही कोई अपना पैसा उठाकर किसी को दे नहीं देगा। अनुराधा और शुभी आपस में बातें करने में लगी होती हैं कि तभी पायल अपने हाथों में पैसे लेकर उनके पास आती है और अपनी सास को पैसे देते हुए बोलती है। माँ जी, ये मेरे पेंशन के पैसे हैं। जैसे आप लोग इस घर के सदस्य हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। अगर घर में कोई परेशानी हो तो उसमें मदद करना मेरा भी तो फर्ज बनता है। लेकिन बहू, तुझे भी तो जरूरत होगी ना। माँ जी, मेरे पास है ही कौन जिसके लिए मैं पैसे जमा करूँगी। इस बार आपको जरूरत है, आप ले लीजिए, मैं अपने खर्चे बाद में देख लूंगी। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। पायल के पेंशन के पैसे पाकर दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं और एक साथ शॉपिंग पर निकल जाती हैं। दिन बीतते हैं और जैसे ही पायल के अगले महीने की पेंशन आती है, अनुराधा बीमार पड़ जाती है और अपने कमरे में लेटे हुए चिल्लाती है। अरे कोई है? पायल बहू,
शुभी बहू, तुम दोनों में से कोई तो मेरी बात सुन लो, कोई है या भी नहीं? क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है? बहू तू भी कैसी बातें कर रही है? अगर मैं ठीक होती तो बिस्तर पे ही पड़ी पड़ी चिल्ला रही होती क्या? माफ करिए माँ जी, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। चलिए मैं आपको दवाई दिलवा देती हूँ। बहू मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब होंगे तब दवा ले लूंगी। मेरे लिए बस थोड़ा सा काढ़ा बना ला, ताकि मैं इसे पी लूं और मेरा बुखार उतर जाए और मुझे आराम मिल जाए। माँ जी इस काढ़े के चक्कर में मत पड़िए, आप मेरे साथ चलकर दवा ले लीजिए, वरना तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी आपकी। बहू लगता है तूने सुना नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। राजीव कुछ महीनों से पैसे भेज ही नहीं पा रहा है, उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। माँ जी लगता है आपने भी मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने भी आपको सिर्फ अपने साथ चलने को बोला है, ये नहीं बोला कि पैसे लेकर चलिए। मेरे पास मेरी पेंशन के पैसे आ गए, हम उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं बहू, मुझे बार बार तेरी पेंशन का पैसा लेना अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, तू मेरे लिए परेशान ना हो। माँ जी आप भी मेरी माँ की ही तरह हो, अगर मैं आपकी चिंता नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? आप मेरे साथ चल रही हो बस। मुझे आपको दवा दिलानी है, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। पायल इतना कहकर अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगती है कि तभी शुभी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, जेठानी जी आप माँ जी को कहाँ लेकर जा रही हो? देवरानी जी मैं माँ जी को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। कल रात से इन्हें बहुत बुखार है और ये है कि पैसे की वजह से डॉक्टर के पास जाने से मना कर रही है। ऐसा लगता है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ। जेठानी जी एक काम करिए, आप घर के काम देख लीजिए, माँ जी को मैं दवा दिलवा लाती हूँ। आप तो जानती ही हैं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, बिना बात के आपको आकर खाना बनाना पड़ेगा। हाँ ये भी ठीक है, तुम जाओ माँ जी को दवा दिलवा लाओ, मैं तब तक माँ जी के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ, ताकि ये आते ही कुछ खा ले और दवा खा ले फिर। हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। शुभी इतना कहकर अपनी सास को लेकर बाहर चली जाती है और पायल रसोई में खाना बनाने लगती है कि तभी उसका देवर राजीव वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, भाभी क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी से खिला भी दो, बहुत भूख भी लगी है। अरे देवर जी आप कैसे? आप आने वाले हो, आपने बताया क्यों नहीं किसी को? भाभी बिना बताए आना चाहिए, कभी कभी बिना बताए आओ तो घर में क्या चल रहा है सब पता चलता है। घर का माहौल तो बहुत ही खराब है, माँ जी की कल रात से तबीयत खराब है, उनके पास पैसे भी नहीं थे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी पेंशन के पैसे आ गए थे, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाती। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो मैंने माँ को पैसे भेजे थे और हर महीने भेज रहा हूँ, इस बार तो सैलरी भी बढ़कर आई है। भाभी मुझे क्या लगता है ये दोनों सास बहू मिलकर आपके पेंशन के पैसे खाना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने आपसे झूठ कहा। क्योंकि सुबह माँ से बात हुई थी मेरी, वो तो बिल्कुल ठीक थी, तो अब अचानक से कैसे कुछ हो गया? जाने दीजिए देवर जी, आप दोनों को कुछ मत बोलना वरना उन्हें बुरा लगेगा। भाभी शर्म तो उन्हें आनी चाहिए, एक विधवा औरत की पेंशन खाते हुए। राजीव और पायल बात ही कर रहे होते हैं कि तभी दोनों सास बहू वहाँ पर आ जाती हैं। इसके बाद राजीव उन्हें बहुत सुनाता है और अपनी विधवा भाभी के सारे पेंशन के पैसे वापस करवाता है। आरती एक मशहूर डॉक्टर थी, इसी के साथ कई लोगों का तो ये भी मानना था कि उसे खुद भगवान ने भेजा है सबकी मदद और सबका इलाज करने के लिए। एक दिन उसके पास सुमित का एक्सीडेंट केस आता है, जिसके बाद सुमित जैसे ही आरती की आंखों में देखता है तो पागल सा हो जाता है और उससे प्यार कर बैठता है। तभी आरती बोलती है, अरे आपको तो बहुत चोट लगी है, आपका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? जी मैं वो बाइक चला रहा था ना, तो फिसल के गिर गया और चोट लग गई। मैं आपकी सिटिंग कर देती हूँ, हर 2 दिन बाद पट्टी बदलवाते रहना। जी डॉक्टर। जिसके बाद सुमित दवाई लेकर और अपनी चोट की सिटिंग करवा कर चला जाता है, लेकिन आरती की यादें और ख्याल उसे सोने ही नहीं देते। वो करवट बदलते हुए उसे याद करने लगता है। क्या आंखें हैं, क्या गाल है, क्या चाल है, क्या ढाल है, आय हाय वो तो पूरी कमाल है। हाय लगता है मेरे दिल का एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद कुछ ही दिनों में सुमित फिर से आरती के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर आरती कहती है, अरे आप फिर यहाँ? आपको तो मैंने डेट दी थी ना आने की, फिर आप यहाँ कैसे? जी वो मुझे लगा ना मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए मैं आपको दिखाने आ गया। आप सुमित के ये कहते ही आरती मुस्कुराते हुए सुमित को एक इंजेक्शन ठोक देती है और बोलती है, लीजिए मैंने आपको अब जो इंजेक्शन लगाया है ना, उससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अब सुमित करहाते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और खुद से कहता है, अरे मार डाला रे, अब समझ में आया प्यार में इतनी तकलीफ क्यों होती है इंसानों को। जिसके बाद सुमित घर आता है और आरती की यादों में खोकर सोचने लगता है। देख सुमित ऐसे तो चलेगा नहीं, अगर उसके पास जाना है, कुछ दिन रुकना है तो कुछ बड़ा होना चाहिए।
तभी सुमित के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो खुद से कहता है, आइडिया। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। इतना बोलकर सुमित अब बाहर की तरफ चला जाता है और जानबूझकर एक कार से टकराने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो डर के पीछे हो जाता है कि कहीं उसे ज्यादा चोट भी ना लग जाए। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है। इतना सोचकर जैसे ही सुमित घर जाने लगता है, उसकी टक्कर सचमुच एक गाड़ी से हो जाती है, जिसके बाद उसका सच में एक्सीडेंट हो चुका था और उसके शरीर की कई हड्डियां भी टूट चुकी थी। और सुमित की किस्मत तो देखिए, उसे उसी हॉस्पिटल में ही भर्ती कराया जाता है जहां पर आरती डॉक्टर थी। आरती सुमित को देखकर बोलती है, अरे सुमित जी, आप फिर आ गए। मैं तो कहती हूँ बीपी के साथ साथ अपनी कुंडली भी चेक करवा लीजिए। इतना कहकर आरती मुस्कुराते हुए चली जाती है और सुमित को हॉस्पिटल में एडमिट भी कर लिया जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके बेड पर बगल में ही सुमित के बचपन का दोस्त गोपी लेटा था, जिसे देखकर सुमित बोलता है, अबे गोपू मेरे भाई, इतने सालों बाद। अबे तू यहाँ कैसे? अरे मेरी छोड़, तू बता। मत पूछ यार, दिल का मामला है। ओहो, दिल का मामला है? हाँ भाई, होता है, ऐसा हो जाता है। वैसे क्या हुआ है तुझे? हार्ट अटैक आया या दिल में छेद है? अरे बस भाई, दिल का मामला मतलब यहाँ की वो डॉक्टर है ना आरती, बस दिल आ गया है यार उस पर। सुमित जैसे ही ये सुनता है तो गोपी पर चिल्लाकर बोलता है, अबे वो गोभी के फूल, क्या बोले जा रहा है तू? एक बात याद रखियो, आरती बस मेरी है, किसी और की हुई ना तो लाश बिछा दूंगा। एक सुमित, तू जूनियर है और मैं यहाँ उसके लिए 3 बार टूट फूट करा चुका हूँ। मैं उसे भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और वो मुझे भुला दे ये मैं होने नहीं दूंगा। दोनों ऑलमोस्ट आपस में लड़ने भिड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ आरती का आना होता है। हेलो गोपी, हेलो सुमित, कैसी हो तुम दोनों? फीलिंग वेल? आप दोनों की रिपोर्ट शाम तक आएगी। अगर आप दोनों में इम्प्रूवमेंट हुई तो आई होप सो 2 दिन में आपको डिस्चार्ज कर देंगे। ये बात सुनकर सुमित बोलता है, ऐसे कैसे डॉक्टर, मैं तो आज ही आया हूँ। ये गोपी पहले का है, इसको भेज दो। शायद इसको भेजना होगा आपको, गलतफहमी हुई होगी। मुझे क्यों भेजोगे? अच्छा जी, मेरे ज्यादा लगी है तो कायदे से मेरा यहाँ रुकना बनता है और तेरा जाना। दोनों ही कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ने लगते हैं, जिसके बाद उनको ऐसे लड़ता देखकर आरती कहती है, अरे ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने पहली बार ऐसा मरीज देखा है जो हॉस्पिटल रुकने के लिए लड़ रहा है। अब आरती वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुमित और गोपी एक दूसरे को कुछ देर तक पागल कुत्ते की तरह घूर कर देखते हैं, जैसे कि खा ही जाएंगे। और सुमित गोपी को धमकाते हुए कहता है, भाई मैंने तुझे बचपन में 100 रुपए दिए थे, कभी मांगा तुझसे? मांगा क्या? नहीं ना। देखा मेरा दिल कितना बड़ा है, तू भी अपना दिल बड़ा कर भाई। आरती को भूल जा और मेरी शादी हो जाने दे उससे। अगर मेरी शादी उससे हो गई ना तो मैं कुंवारा नहीं रहूंगा। भाई प्लीज भूल जा उसे। भाई अब तो 30 का होने को आया हूँ, हो जाने देना। भाई तूने मुझे 100 रुपए दिए थे, लेकिन मैंने भी तुझे ट्यूशन की सुनीता का नंबर दिया था। अब तू मेरा नंबर लगने दे। दोनों लड़ रहे थे कि नर्स आकर दोनों को फिर से सुई लगाकर चली जाती है और गोपी दर्द में आ जाता है। अरे मार डाला रे, मर गया। ये नर्स कितनी गंदी सुई लगाती है यार, जान ही निकाल दी। अगर तेरी भाभी यहाँ ना होती तो मैं तो कब का मर ही जाता तड़पते तड़पते। अबे ओ, भाभी बनेगी तेरी, मेरी तो बीवी बनेगी। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी बीवी। अगर तुझे हॉस्पिटल इतना ही पसंद आ रहा है ना, तो मैं मेरी आरती से शादी के बाद तुझे इस हॉस्पिटल की मेंबरशिप दिलवा दूंगा। 1-2 दिन तो ऐसे ही गुजरते हैं। आरती अपनी दोनों बीमारों से मिलने आने लगती है और उनका इलाज भी करती है, और बेचारी नर्स अपना फर्ज निभाकर बार बार दोनों को सुइयां भी लगाकर जाती, जिसके बाद दोनों मरीज उसे गालियां देते और वो गालियां भी खाती। एक दिन आरती आकर सुमित की तरफ मुंह करके उसे प्यार से बोलती है, मुबारक हो सुमित जी, अब आप बिल्कुल ठीक हो। मैं आपके डिस्चार्ज के पेपर रेडी करवा देती हूँ। ये बात जैसे ही गोपी सुनता है, एक्साइटेड होकर सुमित से बोलता है, हाँ यार, बहुत याद आएगी तेरी, अच्छा समय बीता साथ में। जिसके बाद आरती इस बात का जवाब देते हुए कहती है, अरे आप क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हो? आज आप भी डिस्चार्ज हो रहे हो। इतना कहकर आरती चली जाती है, जिसके बाद गोपी और सुमित का मुंह लटक जाता है। थोड़ी देर के बाद शाम को सुमित और गोपी अपने वार्ड से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सामने से एक पुलिस वाला आकर आरती को गले लग रहा है और आरती बोलती है, जान आ गया, एक काम करिए, आप गाड़ी निकालिए, मैं अभी आई।
आरती के इतना कहने पर वो पुलिस वाला बाहर चला जाता है, जिसके बाद सुमित और गोपी आरती को रोकते हैं और गोपी कहता है, आरती जी ये कौन थे? आपके भैया? अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो आप? भैया नहीं, सैया है। ये मेरे हस्बैंड है। वो बच्चों को ट्यूशन से लेकर आए थे तो मुझे भी लेने आ गए। पर आप लगती तो बिल्कुल नहीं थी, न सिंदूर लगाती थी न मंगलसूत्र, वो सब क्यों? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ी सी ओपन माइंडेड हूँ, इसीलिए ये सब नहीं करती हूँ। चलिए बाय, आई एम गेटिंग लेट। भाई ये क्या हो गया? मेरा तो दिल टूट गया। अबे भाई, अबे हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, इतनी बार अपने हाथ पांव तोड़े, अबे क्या निकला? ये तो पहले से शादीशुदा है। अबे कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम। अब एक लड़की से प्यार हुआ था, सोचा था मिल जाएगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, कितना कुछ सोचा था मैंने, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? हमारा दिल टूट गया। हम बर्बाद हो गए मेरे भाई, हम बर्बाद हो गए। लेकिन मैं कह देता हूँ भाई, आज के बाद मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा। अब आरती चली जाती है और सुमित और गोपी बस एक दूसरे का मुंह ही ताकते रह जाते हैं कि वो एक ही अनार के ऐसे दो बीमार थे, जो अनार ऑलरेडी किसी और माली का था। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, कान खोल कर सुन, किसी को भी इन्हें हाथ मत लगाने दियो, वरना सच बाहर आ जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। आखिर कमला कौन सा सच बाहर आने के बारे में बात कर रही थी? आइए जानते हैं। कमला की एक ही बहू थी, लेकिन कमला के बेटे सुमित की शादी गांव के अनपढ़ गवार से हुई थी। कमला ने बहुत ज्यादा दहेज की लालच में ये शादी करवा तो दी थी, साथ ही कमला की बहू कोयले की तरह काली थी। एक रोज कमला की पड़ोसन रजनी कमला के घर आती है। अरे कमला, मैंने सुना है तेरी बहू पेट से है, सच है क्या ये? अब जरा अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रख। किसी का तो मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुझे इस बात की खबर होनी थी। हाँ, सही सुना है तूने, मेरी बहू पेट से है। तभी कमला की बहू चंदा सास को चाय देने आती है और दोनों को साथ में बैठे देखती है। वैसे बहू तू केसर जरूर खाना, सुना है उससे बच्चे गोरे होते हैं। मैं तो कहती हूँ कमला, तेरे पोता पोती सुंदर होंगे, अभी भी वक्त है। जरूरी है क्या कि बच्चा बहू पर ही जाए? मेरे सुमित पर भी तो जा सकता है। देख कमला, तेरी इतनी उम्र हो गई है, बाल बच्चे और उनकी भी दादी नानी बन चुकी है अब तो तू। लेकिन तुझे तो पता है कि बच्चा 9 महीने माँ की पेट में ही रहता है, फिर ज्यादातर चांस होता है कि बच्चा अपनी माँ पे ही जाए। अरे मेरा पोता पोती काला हो या गोरा, मुझे दोनों चलेगा। तू मुझे मत सिखा, समझी ना? मेरा काम तो था तुझे बताना, बाकी मैं चलती हूँ। पैसे के लालच में तो तूने अपने वंश ही खराब करने का फैसला ले लिया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। इतना कहकर रजनी तो कमला के घर से चली जाती है, लेकिन इधर कमला, जो रजनी के सामने तो अपने दुख जाहिर नहीं कर रही थी, वो रजनी के जाने के बाद गहरी सोच में डूब जाती है। तो ये रजनी आग लगाने वाली और चुगलखोर एक नंबर की, लेकिन बात एकदम पते की कर गई है। अगर छोटी बहू को काला बच्चा हुआ तो न सिर्फ मोहल्ले वाले मुझे कोसेंगे, बल्कि रिश्तेदारों का फौज भी आकर मुझे कोसने लगेंगे और मेरे दिल में बर्फ की सिल्ली पड़ जाएगी। अब देर रात कमला अपनी बहू चंदा के कमरे में पहुंचती है और चंदा को सोते हुए देखकर उसके पास आकर कहती है, अरे देखो तो, थोड़े से पैसे के लालच में मैं भी कोयले की खदान को घर ले आई। कहाँ मेरा दूध सा गोरा बेटा और ये कहाँ कल्लो माई। कमला ये बोलकर कमरे से चली जाती है, जिसके बाद अगली सुबह जैसे ही चंदा रसोई में जाती है, कमला उसे केसर का दूध देते हुए कहती है, ले बहू पी ले। भले मैं दुनिया के सामने जितना खुश रहूं, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे काले पोता पोती हो और तेरे बाप की तरह मुझे भी मोटा दहेज देकर उनकी शादी करवानी पड़े। तभी रसोई में कमला का बेटा सुमित आकर अपनी माँ को ताने देते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा था, पैसे के चक्कर में कुछ भी मत उठा लो। अब आपको काले बच्चे का डर सता रहा है ना। चलो चंदा, मेरा लंच पैक कर दो, आज मुझे जल्दी निकलना है। तू चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा मालिक नहीं है, तो तू जो भी बोलेगा ना सोच समझ कर बोला कर। अरे माँ, मैंने कब आपके खिलाफ जाने की कोशिश की? अगर मुझे आपके खिलाफ जाना ही होता
तो मैं अपनी पड़ोसन हेमा के साथ भागकर शादी ना कर लेता। कम से कम वो सावली तो थी, इसकी तरह काली तो नहीं थी। अरे जी, बीवी हूँ मैं आपकी और आपकी बहू हूँ मैं माँ जी। क्या आप दोनों मेरे खिलाफ मेरे ही सामने बातें करने लगे हैं? चंदा को अपनी सास की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से दूध का ग्लास लेकर रोते हुए चली जाती है। लेकिन वो भी बेचारी क्या कर सकती थी, वो जैसी थी वैसे ही रहने वाली थी। वो खुद को बदल तो नहीं सकती थी। अब ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज देर शाम चंदा के पेट में तेज दर्द होता है और अगले ही पल कमला दादी बन चुकी थी। ये बच्चा काला था, जिसे देखकर कमला कहती है, इतने दूध केसर के बाद भी इसका काला बच्चा हुआ है। सुमित दवा लेने गया है, ये बेहोश है। इससे पहले कि कोई यहाँ आए इस बच्चे को बदल देती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। कमला ये बोलकर बच्चे को हॉस्पिटल में बदल देती है। थोड़ी देर बाद सब लोग चंदा के बच्चे को देखने आते हैं और गोरा बच्चा देखकर उसकी तारीफ करते हैं। रजनी को भी सुमित से भी गोरा उसका बेटा देखकर हैरानी हो रही थी। ऐसे ही समय बीतता है। सभी घर में आए नन्हे मेहमान से खुश थे। अब 5 साल बीत जाते हैं। कमला जानती थी कि वो पोता उसका सगा खून नहीं था, पर उसकी सुंदरता देखकर वो उस पर खूब प्यार लुटाती। एक रोज सुबह के समय अचानक ही चंदा को फिर से उल्टियां होती है। हाय हाय, एक तो वैसे ही देश की इतनी गरीबी है, कहीं ये फिर से माँ तो नहीं बनने वाली। अब इसके बच्चे बदलने कहाँ जाऊंगी। कमला अब सुमित और चंदा के कमरे में जाती है और चंदा से कहती है, क्यों बहू, बड़ी उल्टियाँ हो रही है? रात को कुछ गलत खा लिया था क्या, या कुछ और ही मामला है? चंदा शर्माकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है। अब वक्त के साथ चंदा की दूसरी बार मां बनने की खबर पूरे मोहल्ले में फैलती है और रजनी को इस बारे में पता चलता है तो रजनी फिर कमला को परेशान करने पहुंचती है। अरे कमला, बधाई हो, तू फिर से एक बार दादी बनने जा रही है। वैसे इस बार क्या उम्मीद लगाए हुए है? बच्चा किस पर जाएगा, सुमित पर या फिर चंदा पर? जब मेरी बहू का पहला बच्चा गोरा हुआ है तो दूसरा बच्चा भी गोरा ही होगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुझे मेरी काली बहू के बच्चे की इतनी चिंता क्यों होती है। वैसे भी बच्चे जैसे भी हो, मुझे उन्हें रखना है। मैं पैदा होते ही उन्हें तेरे घर तो नहीं भेज दूंगी ना। चल, अभी इस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अब ये तो समय ही बताएगा कि तेरी बहू के बच्चे गोरे होते हैं या काले। ऐसे ही समय बीत रहा था और इधर कमला की चिंता बढ़ रही थी और उसे इस बार भी बच्चे चुराने पड़ेंगे, ये सोचकर कमला परेशान थी। कुछ ही दिनों बाद कमला को एक और बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहू जुड़वा बच्चे पैदा करने वाली है, तो वो चिंता में आ जाती है। कुछ दिनों के बाद कमला की चिंता तिगनी तब हो जाती है जब उसकी बहू की डिलीवरी घर पर होती है और वो 2 जुड़वा पोतियों को देखती है जो कि दोनों की दोनों काली थी। कमला अपनी बहू से कहती है, सत्यानाश हो, एक साथ 2 लड़कियां को जन्म दिया है और दोनों ही काली। अरे अब कैसे इन्हें मोहल्ले वालों को दिखाऊं, सब थू थू करेंगे। माँ जी, ये दोनों जैसी भी हैं, है तो मेरी बेटी ही ना, आप इनको ऐसे नहीं बोल सकती हैं। हाँ ठीक है, रख कलेजे से लगाकर अपनी बेटियां, लेकिन ये दोनों काली है, ये मोहल्ले में बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कमला ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ दिन बाद में वो रजनी से बोल देती है कि उसे 2 गोरी जुड़वा पोतियां हुई है। वहीं कुछ दिन बाद वो अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन रखती है, लेकिन उससे पहले वो अपनी दोनों काली पोतियों को सफेद पाउडर का लेप लगा रही थी। तभी वहाँ चंदा आती है तो वो अपनी सास को ये सब करते देखकर कहती है, आप ठीक तो है? ये क्या कर रही हो मेरे बच्चों के साथ में? इन दोनों को गोरा करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। सब लोगों को बोला है कि मेरी काली बहू के 3 गोरे बच्चे हैं, पोता तो गोरा ही हुआ है। अब इन दोनों पोतियों को भी तो गोरा करना पड़ेगा ना। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, कान खोलकर सुन, किसी को भी इन्हें हाथ मत लगाने दियो, वरना सच बाहर आ जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद फंक्शन स्टार्ट होता है। सभी लोग बच्चों को देखने आते हैं और सफेद गोरी बच्चों को देखकर
सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन तभी रजनी किसी बहाने से बच्चियों को हाथ में उठा लेती है और बच्ची के शरीर पर लगा पाउडर उसके हाथों पर लग जाता है और वो कहती है, गोरापन मेरे हाथ पर छूट रहा है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तूने अपनी दोनों पोतियों को गोरा करने के लिए ये पाउडर रंग दिया है। रजनी ये बात आग की तरह पूरी पार्टी में फैला देती है और चंदा रोते हुए कहती है, अरे तो क्या हो गया, मेरी बच्चियां काली हैं तो भगवान ने 2 ही तो रंग दिए हैं, गोरा और काला। अगर हम ही ऐसे भेदभाव करते रहेंगे तो हमारी सोच कैसे बदलेगी। मैंने सारी जिंदगी सबसे यही सुना है कि मैं काली हूँ। लोगों ने मुझे तरह तरह के ताने दिए हैं, लेकिन ये ताने अपने दोनों बच्चियों को नहीं सुनने दूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरी हो या काली, ये मेरी बच्चियां हैं और मेरी ही रहेंगी। चंदा की बात को सुनकर वहाँ आए सभी मेहमानों का सर शर्म से झुक जाता है और कमला को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद कमला अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है और चंदा को ये भी बता देती है कि उसने उसके बेटे को गायब किया था। अब कमला चंदा को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसके असली बच्चे का पता लगवाती है और चंदा के बेटे को ले आती है और जिसे वो अपना पोता समझकर पाल रहे थे, उस बच्चे को उसके असली माँ बाप के पास छोड़ आते हैं। चंदा कभी अपनी सास कमला को माफ नहीं कर पाती और अपने पति और बच्चों को लेकर अलग हो जाती है। इस तरह कमला अपनी गोरी बहू के गोरे बच्चों के चक्कर में अपना परिवार खो बैठती है। जानकी अपनी बहू, बेटे और पति के साथ शहर में रहा करती थी। जानकी की बहू रानी एक संस्कारी बहू होने के साथ वर्किंग वुमेन भी थी। ऐसे ही एक दिन वरुण अपनी माँ जानकी से कहता है, माँ, हमको गांव गए बहुत साल हो गए। जब मैं छोटा था ना तो शायद हम गए थे और अब जाते भी नहीं है। क्यों ना इस वीकेंड हम सब मिलके गांव चले, बहुत मजा आएगा माँ। लेकिन बेटा, तेरी दादी बहुत सख्त मिजाज की है। मुझे तो पता है कि हर छोटी बात को बड़ा करने में कितनी माहिर है वो। अरे माँ, आप भी क्या पहले की बात लेके बैठी हो। अरे बड़ी अम्मा आप थोड़ी कुछ बोल पाएंगी, कर पाएंगी? हाँ, अरे उनकी उम्र हो चुकी है, ज्यादा क्या करेंगी, ताने देंगी, सुन लेंगे और कैसे देंगी, दांत तो होंगे नहीं उनके। अरे बेटा, ताने मार लेती तो मैं सह लूं। अरे तेरी बड़ी अम्मा तो ताने के साथ धारदार आरी जैसी जुबान से बातें फेंक कर मारती है, जो जाकर सीधा सीने में लगती है। अपनी माँ की बुराई सुनकर मनोज दोनों के पास आता है। क्या बात है जानकी, बड़े ही दिल से मेरी माँ की बुराई करने में लगी हो। बड़ा सुकून मिल रहा होगा तुम्हें तो। अजी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अम्मा की बड़ी बड़ाई कर रही थी ताकि हमारे घर के बच्चों को अम्मा के बारे में कुछ अच्छी बातें बता सकूं बस। हाँ, मुझे सब मालूम है और ये भी मालूम है कि कौन कितना पानी में है। बस अब मैंने तय कर लिया है कि जब तुम्हें अम्मा की इतनी याद आ ही रही है तो हम गाँव चलते हैं अम्मा से मिलने, पूरे 1 हफ्ते के लिए। वाह पापा, क्या विचार है आपके, मजा आ गया। अब तो मैं बहुत मस्ती करने वाला हूँ। जब से हम गांव से शहर आए ना, तब से मैं अपनी लाइफ मिस कर रहा हूँ, गांव वाली। बेटा तू तो मिस कर रहा है, अब ये सोच कि हम तो सारे गांव वाले हैं। बहू वहाँ कैसे रहेगी बड़ी अम्मा के साथ? बहू आए तो उसे बता देना कि हम गांव जा रहे हैं, वो भी छुट्टी ले ले। जानकी का इतने कहने के बाद रानी भी घर आती है। वरुण रानी को गांव के बारे में बताता है। ये बात सुनकर रानी तैयारी करने लगती है। अगली सुबह सभी लोग गांव के लिए रवाना होते हैं। कुछ सफर तय करने के बाद सभी गांव पहुंचते हैं। वैसे ही मनोज बोलता है, अम्मा, ओ अम्मा, कहाँ हो? अरे देखो हम किसको लेकर आए हैं। देखो तो तुम्हारी बहुरिया और पोता को लेकर आए हैं, साथ में नई दुल्हनिया भी है। क्या हुआ पापा, बड़ी अम्मा घर पे नहीं है क्या? अब हम क्या करेंगे? कहाँ गई होंगी वो? मैंने कितना कुछ सोचा था, लेकिन वो तो नहीं दिख रही। अच्छी बात है ना, अभी नहीं दिख रही है, कुछ देर के लिए शांति तो है। अगर अभी आ गई ना तो बस शुरू हो जाएगा उनका प्रवचन। माँ ऐसा क्यों कह रही हो? अगर आप बड़ी अम्मा के बारे में ये सब बोलोगी ना तो रानी क्या सोचेगी? अरे कुछ नहीं सोचेगी, बस धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। बस कुछ देर शांति रहे, जब तक तुम्हारी बड़ी अम्मा बाहर है, बस उतनी देर के लिए। सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ भगवती आती है और चश्मे को नीचे करके बोलती है, अरे मनोज बेटा तू, अरे रे कितने सालों बाद देख रही हूँ। और तू जानकी, भूल गई पैर कौन छुएगा और पल्लू कौन करेगा? जब से शहर गई है पल्लू करना भूल गई। और ये लड़का कौन है मनोज? अम्मा, ये आपका पोता है वरुण,
देखो तो कितना बड़ा हो गया है। और ये है हमारी बहू वरुण की लुगाई। लुगाई? अरे ना माथे में सिंदूर है, ना कपार में बिंदी और ना साड़ी पहनी है। काहे की बहू? और जानकी, तूने कुछ सिखाया नहीं क्या अपनी बहुरिया को? देख, तेरी जैसी बेशरम है तेरी बहू। बोल उसे पल्लू लेने को। ससुर है और अपना मुंह दिखाए पड़ी है। अरे अम्मा, आप भी ना, छोड़ो ये सब बात और चलो अंदर। कब से बाहर खड़े खड़े थक गए हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खिला दो। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए। हाँ, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं दिया है। क्या सोच रही है जानकी? चल अंदर। और जानकी, अपनी बहुरिया को बोल कुछ ढंग के कपड़े पहने और सर पर पल्लू ले ला, समझी? सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और जानकी और रानी फ्रेश होने कमरे में जाती है। माँ जी, बड़ी सास की कितनी छोटी सोच है, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आई। और माँ जी, बड़ी सास क्या कह रही थी? पल्ला ले लो। मैं साफ साफ बता देती हूँ माँ जी, मुझे ऐसे सर पर पल्ला नहीं लिया जाएगा। बहू, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, वो हमारे बड़े हैं। अगर तुम हमेशा बड़ों का अनादर करोगी तो बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, मुझे आदत नहीं है पल्लू लेने की, आपको अच्छे से पता है। फिर भी आप मुझसे ये कैसे कह सकती हो कि मैं सर पर पल्लू ले लूं? साड़ी पहनने तक तो ठीक है, लेकिन पल्लू, मुझे गवारों की तरह नहीं रहना। अरे बहू, बहुत हो गई बातें, अब जल्दी कपड़े बदलकर रसोई में आजा, मिलकर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। दोनों सास बहू साड़ी पहनकर सर पर पल्लू लेकर रसोई में जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक शाम जानकी की बहू रानी बाहर से घर के अंदर आती है। तभी भगवती बोलती है, क्या रे बहुरिया, कहाँ से आ रही है? देखो, हमारे गांव में जब तक हो तब तक हमको बिना पूछे कहीं मत जाना और ना हमसे पूछे घर से अपनी कदम बाहर निकालना। क्यों बड़ी सासू अम्मा, ऐसा क्यों? मैं अपने शहर में हमेशा अकेली घूमती हूँ, काम पर जाती हूँ, यहाँ क्यों इतनी पाबंदी है? मुझे नहीं पता तेरे शहर में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मेरे गांव में ये कुछ नहीं हो सकता। अगर दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी सासू अम्मा, आपकी इतनी छोटी सोच को देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। आज लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आप आज भी वही हो। बस कर बहू, अम्मा के साथ कैसे बातें कर रही है? बड़ी है तो उनको पता है गांव के लोगों के बारे में, और हमारी भलाई के लिए ही वो मना कर रही हैं। मम्मी जी, आप भी गांव आकर गांव की भाषा बोलने लग गई हैं शायद। आपकी भी सोच अम्मा जी की तरह होती जा रही है, एकदम इस गांव की तरह छोटी। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं अभी शहर जा रही हूँ, मुझसे नहीं होंगे इतने सारे नौटंकी। अरे हद है, साड़ी तक ठीक था, अब पल्लू भी ले लिया, अब बाहर भी इनकी मर्जी से जाऊं। घर के अंदर से रानी की चिल्लाने की आवाजें सुनकर मनोज और अरुण जल्दी से घर के अंदर जाते हैं और रानी को इतने गुस्से में देखकर वरुण बोलता है, क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? आखिर क्या बात हो गई? हम गांव में हैं, जरा धीरे बात किया करो। ओहो, अब मुझे यहाँ धीरे से बात भी करनी पड़ेगी। वाह, मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिर क्या हो गया? हम इतने दिन से यहाँ रुके हुए हैं, आज अचानक से तुम बड़ी माँ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे हद हो गई, जब देखो कुछ ना कुछ, हमेशा किसी ना किसी काम के लिए रोक लगी ही रहती है। कभी बिना पल्लू के बाहर गई तो बोलती हैं, किसी को अपना चेहरा दिखाना है, पीरियड्स आ गए तो किचन में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, किचन अशुद्ध हो जाएगा, और अब शाम को बाहर क्यों गई? अरे भाई, इतनी छोटी सोच रखेंगी तो कैसे चलेगा? अम्मा के बारे में क्या बोले जा रही हो तुम? अम्मा की सोच ऐसी नहीं है। अरे मैं जानता हूँ अम्मा को। अच्छा, तभी तो तुम्हारी अम्मा की बोलती बंद है। मुझे नहीं रहना अब इस गांव में। अम्मा, आप सबसे बड़ी सास हो, लेकिन आपकी सोच ना बहुत ही छोटी है। जैसे रानी अपनी दादी सास को छोटी सोच वाले ताने मार रही थी, तभी जानकी उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, अम्मा जी चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, बस कुछ बातें ना जानो तो अच्छा है। तुम्हें जाना है ना तो जाओ, तुम्हें वरुण छोड़कर आएगा, हम नहीं आएंगे। ना जानकी, तू भी ऐसी गलती करेगी तो कैसे चलेगा? जा बहू, तू भी जा इनके साथ,
मनोज बाद में आ जाएगा। वैसे भी तुझे भी हमसे बहुत तकलीफ है। 1 मिनट अम्मा, अब हम भी आपके साथ रहेंगे और इसको बता दूं कि अम्मा की सोच छोटी नहीं है, बस कुछ बातें हैं। सुन लो, पीरियड्स में तुम आराम करो इसीलिए अशुद्ध का बहाना बनाया। पल्लू इसीलिए लेते हैं क्योंकि गांव में धूल मिट्टी उड़ती है ना, इसीलिए। और आज इसलिए बाहर जाने पे बोली क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम पर कोई और बलाया है, बस। रानी जैसे ही ये बातें सुनती है तो वो बड़ी अम्मा का पैर पकड़ लेती है और माफी भी मांगती है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, और हंसी खुशी कुछ दिन रुककर शहर चली जाती है। ऐसे ही अब साल में 2 बार रानी और वरुण अपनी फैमिली से मिलने आते हैं। विनय और कविता की शादी को कुछ ही समय हुआ होता है। दोनों अपनी शादी से बेहद ही खुश होते हैं। विनय बात बात पर कविता को समझाता रहता है, जिससे परेशान कविता उसे प्रवचन देने वाला पति कहती। एक रोज सुबह का समय होता है। विनय रेडी होकर ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तभी कविता उसे टोकती है। आपको कुछ भी बोलो, आप सुनते ही नहीं हो, लेकिन आज शाम को जल्दी आ जाना। आपकी कौन सी बात हम नहीं सुनते? हम तो आपकी सारी बात सुनते हैं। शाम को जल्दी आना है, हम आ जाएंगे। हाँ हाँ, सब बात सुनते हो मेरी, तभी तो मैं इतनी खुश हूँ। ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर विनय ऑफिस के लिए निकल जाता है। कविता भी घर का काम करने लग जाती है। शाम होती है। कविता विनय का इंतजार कर रही होती है, लेकिन विनय ऑफिस से जल्दी नहीं आता। इससे कविता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। विनय देर रात घर आता है। कविता विनय को देखते ही गुस्सा करने लगती है। ये देखकर विनय उससे कहता है, जीवन में शांति पाने के लिए क्रोध पे काबू करना सीख लीजिए आप। जिसने जीवन में समझौता करना सीख लिया हो वो संत हो जाता है। वर्तमान में जीने के लिए सजग और सावधान रहने की आवश्यकता होती है, इसलिए सदैव अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना सीखिए। गुस्से का समझौता और संत का क्या लेना देना है? भगवान कैसा पति दे दिया, खुद की गलती पर भी मुझे ही प्रवचन देने लगता है। शांत मन से जब सुनी जाती है बात तो सब समझ में आता है, पर गुस्से से अगर सुनी जाए बात तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। आपके साथ यही हो रहा है। बस अब बहुत हो गया, तुम अपने प्रवचन किसी और को देना। तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। जा रही हूँ मैं सोने, भाड़ में जाओ तुम। यही कारण है जिस कारण आप अशांत रहती हो। अभी पूछूंगी कि लेट कैसे हो गए तो उसमें भी प्रवचन देना शुरू कर देंगे। हम बताते हैं ना हम क्यों लेट हो गए। कविता गुस्से में विनय की बात सुने बिना ही सोने के लिए चली जाती है। विनय पीछे से, अरे कम से कम हमारे लिए खाना तो लगा दीजिए। अरे हमने कुछ नहीं खाया है। अरे सुनिए तो। चली गई, सुना भी नहीं हमारी बात। इतना कहकर विनय खुद ही खाना लेकर खाने लगता है। खाना खाने के बाद जाकर वो सो जाता है। सुबह होती है। कविता विनय से नाराज होती है तो विनय भी किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर विनय तेज आवाज में कहता है, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? मैं बोले जा रहा हूँ लेकिन तुम किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। गलती तुम्हारी हो या मेरी, लेकिन तुम हमेशा मुझे ही प्रवचन सुनाकर चले जाते हो। भला ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैंने बस यही तो कहा था कि शाम को जल्दी आ जाना, वो भी तुमसे नहीं हुआ, पर उसके बावजूद तुम लेट आए और फिर मुझे ही प्रवचन दे रहे थे। आखिर तुमने प्रवचन देना सीखा कहाँ से? तुम्ही ने तो मुझे प्रवचन देना सिखाया है, याद करो। कविता और विनय की नई नई शादी हुई होती है। इसके बावजूद भी विनय कोई बात नहीं मानता और हमेशा परेशान रहा करता था। कुछ भी होता तो विनय बहुत जल्दी ही परेशान हो जाया करता और चिल्लाने लगता। तभी एक रोज कविता उससे कहती है, विनय तुम इतनी जल्दी इरिटेट क्यों हो जाते हो? और मैं कुछ भी बोलूं लेकिन तुम कभी सुनते नहीं हो, ऐसा क्यों? पता नहीं कविता यार, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चीजें सोचने लग गया हूँ, जिसके बाद ना मुझे बहुत गुस्सा आता है और इसलिए मैं चिल्लाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो तुम एक काम करो, ये वीडियो देखो, ये बहुत अच्छे प्रवचन सुनाते हैं, इससे मन को बहुत शांति मिलती है। विनय कुछ प्रवचन की वीडियो सुनने के बाद उससे कहता है, वीडियो तो काफी अच्छी थी। ये सुनने के बाद मुझे काफी सारी चीजों के बारे में पता चल गया। अब से मैं ना प्रवचन वाली वीडियो ही देखा करूँगा। हाँ, मैंने तुम्हें प्रवचन वाली वीडियो देखना सिखाया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बस मुझे ही प्रवचन देते जाओ और जो कहते हो उस पर कभी अमल ही ना करो। ये तो सरासर गलत है। आप रहिए नाराज, हम जा रहे हैं ऑफिस। इतना कहकर विनय अपनी बाइक लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है।
रास्ते में विनय को उसका दोस्त नितिन मिल जाता है। वो नितिन को अपनी बाइक पर बिठा लेता है। तभी कविता का कॉल आने लगता है। विनय कॉल रिसीव नहीं करता, लेकिन कविता बार बार कॉल करना शुरू कर देती है। इससे परेशान होकर विनय पॉकेट में से फोन निकालता है और तभी विनय की बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस वजह से उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और विनय को तो कुछ नहीं होता, लेकिन नितिन का हाथ टूट जाता है। विनय कॉल रिसीव करके कविता से कहता है, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बार बार हमें क्यों कॉल किए जा रही हो आप? हमने उठाया नहीं, आपके कारण हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। और तो और नितिन के हाथ में बहुत चोट लग गई है। मैं तो बस इसलिए कॉल कर रही थी कि तुम अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गए हो। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, इसलिए वापस लंच बॉक्स लेने आ जाओ, यही कह रही थी। कहते हैं जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही मिलता है, और परेशान होने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सोचा सत्ता ईश्वर के हाथ में होती है। यदि वो आपसे नाराज है तो दुनिया में कोई भी ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। और हाँ, मेरे भगवान मुझसे नाराज आपके कारण है। आप मेरी जिंदगी का ग्रहण बन चुकी हो। विनय, विनय, मुझे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल ले चल विनय। सुन रहा है? नितिन जमीन पर पड़ा हुआ होता है और विनय को बार बार पुकार रहा था, लेकिन विनय तो कविता को प्रवचन देने में बिजी हो जाता है और नितिन की कोई भी बात नहीं सुनता। इसके बाद नितिन रास्ते में जा रहे कुछ लोगों को रोककर उसकी मदद करने को कहता है। तब कुछ राहगीर नितिन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। विनय कॉल कट करने के बाद देखता है तो वहाँ नितिन नहीं होता। ये देखकर विनय कहता है, ये नितिन कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पे चिल्ला रहा था। इसके बाद विनय वापस घर चला जाता है। घर जाकर भी विनय कविता को प्रवचन देना शुरू कर देता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन विनय का प्रवचन देना खत्म नहीं होता। एक दिन विनय ऑफिस में होता है। विनय की माँ कुछ दिन के लिए घर आई होती है। तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कविता पास के क्लिनिक से डॉक्टर को बुला कर लाती है, तो डॉक्टर कविता को बताते हैं कि उसकी सास को हार्ट अटैक की संभावना है और जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। ये सुनते ही कविता विनय को कॉल करती है। हेलो विनय, जल्दी से घर आ जाओ, हमें माँ जी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन क्या हुआ है जो माँ को हॉस्पिटल लेके जाना होगा? माँ की तबीयत खराब हो रही थी, तो मैंने पास के क्लिनिक वाले डॉक्टर को घर पर बुला लिया। उसने बताया कि माँ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल एडमिट करवाना होगा। मैंने हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, तो कोई भी एम्बुलेंस नहीं है वहाँ पर। एक छोटी सी भूल सदियों की सजा बन जाती है, इसलिए हमें जीवन में सही और वास्तविक तरीके से ही जीना चाहिए। जिन माँ बाप ने हमें खून देके पाला पोसा बड़ा किया, उन माँ बाप को उनके बुढ़ापे में खून के आंसू देना ये कायरता है। हमें जीवन में उपयोगिता के बदले उपयोगिता ही मिलती है। भावना के बदले भावना ही चाहिए, लेकिन कर्तव्य के बदले कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य तो निस्वार्थ भावना से किया जाता है। जब कविता देखती है कि विनय उसे फोन पर ही प्रवचन देना शुरू कर देता है, तो वो कॉल कट कर देती है और नितिन को कॉल करके आने को कहती है। नितिन जल्दी से कविता के घर आकर उसकी सास को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। बहुत देर बाद विनय हॉस्पिटल पहुंचता है, तो डॉक्टर कविता और विनय से कहते हैं, अगर आज ये समय पर नहीं आती तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था। ये तो भगवान का शुक्र है कि टाइम पर आ गई। डॉक्टर, अब तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना? अब तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं है ना? हाँ, अब चिंता ही कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं और आप कल उन्हें अपने घर भी ले जा सकते हैं। भाभी, आप किसी भी चीज की चिंता मत करो। आपको कभी भी कोई जरूरत हो तो मुझे बस एक कॉल कर देना। नितिन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आज मैं तुम्हारा किस तरह धन्यवाद करूं। आज तुमने माँ जी के लिए जो किया है, उसके लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आंटी जी भी तो मेरी माँ जैसी ही है। दोनों की बातें सुनकर विनय को एहसास होता है कि अगर आज कविता ने नितिन को कॉल करके नहीं बुलाया होता तो उसकी माँ की जान भी जा सकती थी। इस बात से शर्मिंदा विनय कहता है, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं समय पे नहीं आया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ना मैं कभी फोन पे या किसी के सामने कोई प्रवचन नहीं दूंगा माँ। इसके बाद विनय को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वह हमेशा के लिए प्रवचन देना छोड़ देता है।